प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं और मैंने कहा है कि मैं अपना ही प्रश्न पत्र जो 13 नवंबर 2020 को हुआ था, उसको सॉल्व करवाऊँगी। तो ये पहला पेपर है, ठीक है? यहाँ देखो पार्ट 1 जनरल पेपर दिया गया है। आज आप इस वीडियो से 1 से लेकर 50 प्रश्नों के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सीख कर जाएँगे। साथ-साथ आप ये सीखेंगे कि क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी कैसे मैच करते हैं, कैसे मिलान करते हैं। बहुत हमारे ऐसे मित्र हैं जिनको फ्रेंड्स अपना उत्तर मैच करना नहीं आता, है ना? जब एनटीए के द्वारा आंसर की भेजी जाती है, निकाली जाती है तो आप कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि वहाँ सीरीज़ नहीं चलता है। जैसे ये प्रश्न यहाँ दिया है ना प्रश्न 1, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसा करके तो वहाँ वो सीरीज़ आपको नहीं मिलेगा। उनके द्वारा ही बनाया गया क्वेश्चन आईडी है ना, ये जो क्वेश्चन आईडी है ना, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, है ना? थोड़ा-सा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ। ये देखो ये सावित्री, है ना? ये सावित्री त्रिपाठी, ये मैं तिवारी हूँ, त्रिपाठी हमारे रिकॉर्ड का नाम है फ्रेंड्स। और ये मेरा ही प्रश्न है, देखो 3 से 6 दूसरे शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था 13 नवंबर को और ये हमारा कोड है, ये हिंदी, है ना? सब्जेक्ट कोड है। चलिए अब चलते हैं प्रश्नोत्तरी करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को, है ना? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि यदि आपके जितने ज़्यादा लाइक और शेयर होंगे ना, जितने ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट होंगे, वही मैं दूसरा प्रश्न 1 से लेके 100 तक का जो हमारा सेकंड पेपर है वो भी लेकर आऊँगी और उनको उन प्रश्नों में से मैं आपको क्या-क्या बताने वाली हूँ आप सोच भी नहीं सकते, है ना? बहुत कुछ आपको मैं बता दूँगी, समझा दूँगी फ्रेंड्स। आपके आगामी परीक्षा के लिए ये प्रश्न मतलब क्या बताऊँ? रामबाण का काम करेंगे, बाण इलाज का काम करेंगे, है ना? तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन शिक्षण प्रभाविता की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक विशेषताओं का को वर्णित करते हैं? अब मैं सभी ऑप्शनों को देखो पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि यदि मैं पढ़ने बैठ गई तो बहुत समय लगेगा और जहां मैं चाहती हूँ कि वीडियो 25 से 30 मिनट की ही बन पाए, वहां पर वीडियो पहुंच जाएगी 50 मिनट की, ठीक है? 50 प्रश्न 50 मिनट में पहुंच जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके सभी देख लेना। आप अपना आंसर मिलान करना कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर हम राइट आंसर बताते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर 2 नंबर सही है। ए, बी, सी। ए, बी, ए, सी और ई सही है, ठीक है? ए हमारा सही है और बी सी हमारा सही है और ई हमारा सही है। ए हमारा सही है, सी हमारा सही है और ई हमारा सही है। प्रश्न क्या है कि निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन शिक्षण प्रभाविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को वर्णित करते थे? तो शिक्षण क्या का प्रभाव कैसे क्या पड़ता है ना? शिक्षण का प्रभाव मतलब इफेक्टिव टीचिंग का आपको देखना है, बहुत बार ये एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, लेकिन अभी कुछ हार्ड प्रश्न बनते हैं इसके और सभी प्रश्न कूट में आते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न एनडीए नेट के द्वारा कूट में पूछे जाते थे। पहले सामान्य प्रश्न बनते थे, अभी देखो हार्ड है। अब तो चलो थोड़ा-सा मिलान करते हैं, ठीक है? हमने बताया कि दूसरा नंबर है। अब यहाँ मेरा भी दूसरा नंबर था। संयोग बस अच्छा था कि दूसरा नंबर मेरा भी आंसर मिल गया था, है ना? कांसेप्ट क्लियर किया था फ्रेंड्स। ये ना सोचिए कि इतना आसान है से फर्स्ट पेपर को करना। जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो बड़ा कन्फ्यूज़न थी। मेरा कांसेप्ट क्लियर नहीं था इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स भी नहीं आए और मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया। मैं समझ चुकी कि फर्स्ट पेपर को हम रट के नहीं कर सकते जब तक हमारा कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं कर सकते। मैंने फर्स्ट पेपर को बेहतर तैयार किया, मैंने अपने सेकंड पेपर को भी अच्छे से तैयार करके रखा। वह उसी का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, है ना? तो देखो क्या करना है फ्रेंड्स, चलो ये देखो ये आ गया, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आईडी है, देखो ये क्वेश्चन आईडी है ना? यहाँ क्वेश्चन आईडी हमारे सामने है और यहीं पर हमें इसकी आंसर आईडी देखनी है। तो इसका देखो आंसर आईडी ये हो गया, सबका अलग-अलग रहता है। बहुत मतलब क्या बताऊँ बहुत ही कमाल है। मेरा यदि पहला प्रश्न है, तो जो मेरे पीछे दाएँ-बाएँ बैठे हैं, तो वही मेरा पहला प्रश्न उनके 10वें प्रश्न पर रहेगा, ठीक है? तो किसी का कहीं से मैच नहीं करता, कोई मिस्टेक नहीं होता है। तो इस तरह आप मिलान करना, जब आंसर की आएगी तो इधर का पूरा इधर क्वेश्चन आईडी आपको नोट करना है, इधर आंसर आईडी आप नोट करना है। फिर जैसे ही आएगा नहीं बनता है तो आप मुझे बताना, जैसे रिजल्ट आएगा तो मैं सबके लिए तैयार रहूँगी। टेलीग्राम पर देना, व्हाट्सएप कर देना, जो भी है मैं देख लूँगी सबका। बाकी आप भी सीख जाएँगे कैसे देखना है, आप भी कोशिश कर लेना, है ना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि क्षेत्र आश्रित है ना, प्रश्न है कि क्षेत्र आश्रित अधिगमकर्ताओं के लक्षण यानी विशेषताएं क्या हैं, उसकी विशेषताएं बताना है। तो यहाँ भी अब करेक्ट आंसर की ओर चलेंगे, है ना? राइट आंसर की ओर चलेंगे। हमारा जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हमारा
सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है ना। दूसरे का देखो सी नंबर हमारा करेक्ट है, यानी 3 नंबर, ठीक है। यहाँ 3 नंबर ए, सी और डी, ए, सी और डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। ए में क्या है, पाठ्यक्रम में निजीकरण लाता है। और हम प्रश्न क्या देख रहे हैं, प्रश्न हम पढ़ रहे हैं कि क्षेत्र आश्रित अधिगमकर्ताओं के लक्षण की विशेषताएं देख रहे हैं। तो पाठ्यक्रम में निजीकरण लाता है, ए हमारा सही है। और हमारा सी सही है, शिक्षक के निर्देशन एवं प्रदर्शन की अपेक्षा रखता है। और फिर हमारा अगला अगला दिया गया है, डी नंबर हमारा करेक्ट है, सहयोग में रुचि व्यक्त करता है ना, सहयोग में रुचि व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हमारा 3 नंबर करेक्ट है, ए, सी और डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। बड़े ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप समझ पाएंगे। जब आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे, वरना आप छूट जाएंगे फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पर देखो तीसरा प्रश्न हमारा आ गया। स्क्रीन पर प्रश्न बनता है, थोड़ा सा ऐसे कर लेती ताकि आपको सबको अच्छे से दिखाई पड़े। प्रश्न है कि एक वस्तु की बिक्री पर 8%, 10%, 12% की 3 उत्तरवर्ती छूटों की वास्तविक समान छूट क्या है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है तीसरे का, बी नंबर हमारा करेक्ट है, 27.316% है ना। जिनकी मैथ तेज है वो थोड़ा लगा के देख लेना फ्रेंड्स, है ना। जिनका मैथ सही है तो लगा के देख दुख लेना। बाकी आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो शोध से लिया गया प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस शोध सोपान में आईसीटी और शोध नैतिकता के अनुप्रयोग के संदर्भ में विवाद की संभावना एवं गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर बता दूं आपको, 4 नंबर हमारा करेक्ट है, प्रदत्त विश्लेषण और शोध परिणामों की रिपोर्टिंग में, है ना। ये एनटीए द्वारा मैच किए गए उत्तर मैं आपके पास रख रही हूँ, ठीक है। एनटीए जो मैच करने के लिए आंसर दिए थे, एनटीए का फाइनल आंसर जो आया था वही मैं आपके पास रख रही हूँ। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये शोध का प्रश्न है, बड़ा ही गहन प्रश्न है ना। इतना सामान्य प्रश्न देखो नहीं पूछा जाता है हमारे नेट के एग्जाम में। फिर अगला प्रश्न आता है कि एक विद्यार्थी को औपचारिक रूप से विहित विषय के अध्ययन में अवधारणाओं और सिद्धांतों के अवबोध, विश्लेषण और व्याख्या में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में अधिगमकर्ता के कौन से अभिलक्षण विशेषताओं की जांच करना सबसे संगत होगा। तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताना चाहूंगी, वीडियो पॉज करके फ्रेंड्स। अच्छा देखो, आप भी थोड़ा सा मिलान करना कि आप कितने सही करते हैं, है ना, क्योंकि ये विथ प्रूफ है। और यहाँ से कम 10 से 15 प्रश्न हैं जो इसी पैटर्न के होंगे, ठीक है। 10 से 15 प्रश्न हैं जो इसी पैटर्न के होंगे। और एक बात याद रखना, हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है थोड़ा ज्यादा ही कठिन आता है। और मैंने देखा दूसरों का थोड़ा सरल भी रहता है, लेकिन हिंदी का पता नहीं एनटीए को क्यों लगता है कि हमारी हिंदी विषय है तो हम बड़े सरलता से हमने हिंदी को तैयार कर रखा है, इसलिए वो हमारा जो फर्स्ट पेपर है थोड़ा कठिन देते हैं। मैंने जितनी बार एग्जाम दिया मैंने यही पाया कि हमारा जो हिंदी का है थोड़ा सा कठिन बना के देते हैं पेपर। तो हमारा जो 5वें का करेक्ट आंसर है डी करेक्ट है, संज्ञानात्मक अभिलक्षण की और विशेषताएं, है ना। आप देख लेना वीडियो पॉज करके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बनता है, निम्नलिखित तर्क वाक्य पर हमें विचार करना है ना। तर्क वाक्य पर हमें विचार करना है कि कोई टेलीविजन कंप्यूटर नहीं होता, कुछ टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है। विरोध वर्ग के अनुसार उपरोक्त विरोध को क्या कहा जाता है। उपाश्रयण, उप विपरीतार्थक शब्द, विरोधाभास या विपरीतार्थक। यार 6 नंबर का देखो सभी लोग आंसर चूज करो। 6 नंबर का सभी मित्र वीडियो पॉज करके देख लो आपने क्या लगाया है। ऐसे प्रश्न मुझे बहुत आनंद आते हैं। और इकाई 6 को मैंने अपना काफी अच्छा तैयार किया था, है ना। यदि इकाई 6 आपका तैयार नहीं है तो मुझे बता देना फ्रेंड्स, बता देना, उसके लिए एक अलग से वीडियो भी मैं ला सकती हूँ यदि इकाई 6 आपका तैयार नहीं है ना। हमारा जो करेक्ट आंसर है एक नंबर हमारा इसका करेक्ट है, उपाश्रयण, ठीक है। कि कोई टेलीविजन कंप्यूटर नहीं होता और कुछ टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है, तो ये उपाश्रयण है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि एक पुरुष बी की एकमात्र बहन ए है और बी के पिता की का नाती सी है, तो ए का सी से क्या संबंध है ना। अब अच्छा इसका भी कंसेप्ट आप बताना मुझे, क्या आपको ट्री बनाना आता है, रिलेशन ट्री बनाना आता है। यदि रिलेशन ट्री बनाना नहीं आता तो भी आप कमेंट करो, है ना। अभी जितनी कमियां हैं आप अभी शेयर करो, अभी बताओ तो ठीक है। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद देखो मुझसे कोई कुछ मत बोलना कि मैम मेरा इतने परसेंट से रह गया, मैम मेरा ये नहीं था, मेरे पास वो कमी थी, मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला, मेरे पास संसाधन की कमी थी। ये सब नहीं चलेगा भाई। अभी देखो मेहनत कर लो, एक बार मेहनत कर लोगे तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी। आप जहां चाहे वहां पढ़ा सकते हैं, बेझिझक बोल सकते हैं, है ना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 7 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा, 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट है, माँ, है ना। ए का सी से क्या संबंध है, तो माँ का संबंध है। आगे फिर देख लेते हैं।
अगला प्रश्न फिर हमारा बनता है कि वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर होता है, क्या कहलाता है ना? तो 8 का हमारा जो करेक्ट आंसर है, डी नंबर करेक्ट है, यानी 4 नंबर द्वितीय स्तरीय शोध, ठीक है। वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर होता है, कहलाता है द्वितीय स्तरीय शोध, है ना? आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखो फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनटीए के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और हमारे हिंदी 13 नवंबर के पूछे गए प्रश्न हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से देखिएगा कि एक उत्तम लिखित संप्रेषण में बिंदी बिंदी होगा होगी होंगे क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है नाव का ए नंबर करेक्ट है, प्रत्याशित प्रयोजन, ठीक है। प्रत्याशित प्रयोजन ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर एक आता है मैथ का, है कि एक नियत मूल धनराशि 5% की वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपए है। मूल राशि कितनी होगी? 10 का करेक्ट आंसर हमारा डी है, 400 रुपए। जिसका मैथ तेज है लगा लेना भाई, लगा लेना। मेरा मैथ देखो तेज नहीं है, मैं आपको सच स्पष्ट बता दूं। बाकी और जो तेज नहीं है उसको मैंने साइड किया। यहाँ से तुक्का तुक्का ही काम आया था, लेकिन तुक्का भी सही हो गया, ठीक है। तुक्का लगाई थी, बस तुक्का भी सही हो गया था। बाकी और देख लेना फ्रेंड्स, जिनके मैथ सही है देख लेना। आगे चलती हूँ। अगला प्रश्न है कि एक विश्वविद्यालय स्तर का शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातकों के सामाजिक आर्थिक स्तर और तथा निष्पक्षती अभिप्रेरणा के मध्य संबंध का अध्ययन करना चाहता है। तदर्थ इस संदर्भ में कौन सी शोध विधि उपयुक्त होगी? तो हमारा करेक्ट आंसर है 11 का बी नंबर, है ना? बी यानी 2 नंबर कार्योत्तर शोध विधि। फ्रेंड्स वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, मेरी वॉइस को सुनने का प्रयास कीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है, उत्तर क्या होना चाहिए, है ना? एनटीए के द्वारा दिए गए आंसर का यहाँ पर हम टिक करते चले जा रहे हैं। बाकी यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप भी आंसर सही कर पाएंगे। यदि इसको आप मॉक टेस्ट के रूप में ले रहे हैं, अपना आंसर भी दे रहे हैं मेरे आंसर चूज करने से पहले, तो तब तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। किस शोध की रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत और प्रसंगनिष्ठ संदर्भ अनुमान्य है? क्योंकि जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ना? जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये रामबाण इलाज है। मतलब जितनी प्रशंसा करूं इस वीडियो की कम ही है, ठीक है। अब बाकी आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रखना, तो मुझे भी थोड़ी खुशी होगी। किस शोध की रिपोर्टिंग में व्यक्तिगत और प्रसंगनिष्ठ संदर्भ अनुमान्य है? तो हमारा जो उसका 12 का करेक्ट आंसर है, सी नंबर करेक्ट है, नृजाति परक शोध है ना? आगे देख लेते हैं। बड़े ध्यान से इनको आप देखिएगा, तैयार रखिएगा। प्रश्न कुछ ऐसे ही बनेंगे, बड़े कठिन प्रश्न बनते हैं। शोध का एक और प्रश्न है। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई। अच्छा देखो, वीडियो आज काफी बड़ी हो सकती है फ्रेंड्स, वीडियो बड़ी हो सकती है। मैं सभी बातों को रखना चाह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कुछ बातें छूट जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था, पहले था कि सभी यूनिट से 5-5 प्रश्न बनते थे और पच दाहम 50, पन दाहम 50, है ना? 50 प्रश्नों के 5-5 बनते थे। लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि जो हमारा इकाई 1 है, यूनिट 1 है, उससे कभी-कभी 7 प्रश्न बन रहे हैं, कभी-कभी 8 प्रश्न बन रहे हैं। ऐसे ही यूनिट 2 शोध वाले से कभी-कभी 6 प्रश्न बनते हैं, कभी 8 प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही इकाई 3 की बात करूँ, इकाई 3 से कभी 3 ही बनते हैं, कभी 4 प्रश्न, कभी 5 भी बन रहे हैं, है ना? तो ये समझाने का मतलब ये हुआ कि इकाई 1, 2, 3, 4 को इतना अच्छे से तैयार रखो। अच्छा हाँ, एक बात और बताऊँ, उधर इकाई 10 हम जब पढ़ते हैं ना, इकाई 10 में कभी-कभी तो 4 प्रश्न पूछता है, कभी 5 पूछता है, कभी 2 ही पूछता है ना? तो अभी ये सब चेंज हो गया है। तो पहले के रूल को छोड़ो, अभी नया जो पैटर्न आया है उस पर ध्यान दो, क्योंकि ये शिक्षण अभिक्षमता है ना? शोध आधारित हमारे अवबोध पर आधारित इसके प्रश्न आते हैं। तो ज़्यादा से प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड के, रिसर्च एप्टीट्यूड के, संप्रेषण के ही आ रहे हैं, ठीक है? तो इनको अच्छे से तैयार रखो। प्रश्न आता है कि शोध उपकरण के चयन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे हैं, है ना? कौन से महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे हैं? तो 13 का मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। 13 का जो हमारा 3 नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी, सी। ये फिर से आपको प्रश्न दिखा दिया और फिर से आपके समक्ष उत्तर है, ए बी सी हमारा करेक्ट उत्तर है कि शोध उपकरण के चयन हेतु कौन महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे हैं? तो शोध उपकरण की वैधता, शोध उपकरण की विश्वसनीयता, शोध उपकरण के उपयोग हेतु समय और संसाधन की दृष्टि से अपेक्षित लागत, है ना? देखो कितना अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न दिया गया है ना? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारे पास आता है भारतीय तर्कशास्त्र से, है ना?
प्रश्न देखते ही इकाई को बिल्कुल पकड़ लें, किस इकाई से बना है ना? इकाई 6 में हमारे भारतीय तर्कशास्त्र लगे हुए हैं। शास्त्रित भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी दशाएँ आवश्यक हैं? तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूँ, है ना? 14 नंबर का जो हमारा करेक्ट है, बिल्कुल 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है? 1 नंबर हमारा करेक्ट है, ए और बी, है ना फ्रेंड्स? ए और बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा-सा आप देख लो कि क्या है जो अनुमान के लिए कौन-सी दशाएँ हैं आवश्यक हैं? तो पक्ष में हेतु का संज्ञान, ठीक है? पक्ष में हेतु का संज्ञान और हेतु और साध्य के बीच अपरवर्ती सहवर्तिता का संबंध, ठीक है? ये देखो हमारा ए और बी बताना था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, है ना? वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा तभी आप कर पाएँगे, ये ध्यान भटका तो आप इससे पीछे वंचित रह जाएँगे। ध्यान भटका तो वंचित हो रह जाएँगे, एकांत में कहीं बैठ कर के देखिए, ठीक है? एकांत में कहीं बैठ जाइए, बड़े मन लगाकर देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा तर्क दोष है? यहाँ पर मिस्टर एक्स ने जो कहा उसमें वह गलत है क्योंकि वह स्वभाव से अनुशासनहीन है। तो 15 का हमारा करेक्ट आंसर ए हो गया। एड होमिनेम, है ना? 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर चलते हैं, अगला प्रश्न फिर बनता है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। देखो, एक को अभिमत, दूसरे को हमें तर्क बताना है। तो इसको देख लेना थोड़ा-सा। संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक रूप से साझा उद्देश्य का परिणाम माना जाना चाहिए। आमतौर पर प्रभावी शिक्षक अध्ययनकर्ताओं के साथ संप्रेषण हेतु उसकी सामान्य विशेषताओं की पहचान करने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, 1 नंबर करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या है ना? 1 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं। प्रश्न प्रश्न बनता है कि कुछ पशु हानिकर हैं, है ना? कुछ पशु पशु हानिकर नहीं है। प्रश्न है, यह किस तरह का वाक्य का उदाहरण है ना? कुछ प्रश्न हानिकर नहीं। अच्छा, मुझे बता देना, स्पष्ट बताना, ये किसका, ये कांसेप्ट किसका किसका क्लियर है ना? ए ई आई ओ यू किसका ये क्लियर है, बता देना फ्रेंड्स। क्या ये बात आपके समझ में आती है ना? 17 का देखो हमारा बी नंबर करेक्ट है। विशेष निषेध इसका राइट आंसर है ना? विशेष निषेध राइट आंसर है कि कुछ पशु पशु हा, हानिकर नहीं है, है ना? तो मुझे बता देना, क्या इसका ऐसे वाले प्रश्न आप कर पाते हैं? कमेंट करके बताना मुझे। आगे प्रश्न बनता है कि कक्षा में कुशल संप्रेषण की विशेषताओं में शामिल है। तो क्या शामिल है कुशल संप्रेषण की विशेषताओं में? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बताना चाहूंगी, हमारा 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? 4 नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डी ई एफ, डी ई एफ हमारा करेक्ट है। अब थोड़ा सा आप देख लो, इधर डी ई एफ आपके सामने है। अन्योन्य क्रियात्मक और स्थिर तत्वों में संतुलन बैठाना, विचारावेश प्रक्रिया और अधिगमकर्ताओं के समाजमितिक पक्ष को समझना, है ना? अब हमें देखना था क्या कि कक्षा में कुशल संप्रेषण की विशेषताओं में शामिल है ना? तो ये देखो हमारा करेक्ट हो गया। अब बिल्कुल देखो, अब काटना सीखो फ्रेंड्स। यहाँ पर ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ मेरे लिए, प्रश्नों को काटना। मैं सही उत्तर नहीं देख रही थी, पहले मैं प्रश्न को देखते ही प्रश्न को मैंने काटना सीखा था कि किसको किसको काटना है, कौन-सा नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ें आप देखते चले जाना। यहाँ हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसके कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है ना? किसके साथ कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है? तो क्या इसको मैं थोड़ा चैलेंज प्रश्न के रूप में ले लूँ? 19 वाले का चैलेंज प्रश्न के रूप में ले लूँ? बता देना सभी सही बताना, सबका जवाब दूँगी मैं, है ना? कि कक्षागत संप्रेषण किसके साथ प्रारंभ करना बेहतर होता है? श्रवण आदेश द्वारा, उपाख्यान द्वारा, गैर संदर्भगत प्रश्न पूछकर या अनौपचारिक टिप्पणियां द्वारा। 19 का चैलेंज प्रश्न है, सभी को देना है, बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है ना? सभी को इसका जवाब देना है। चलो, एक ही चैलेंज प्रश्न पूछा है, कोई ना पूछूंगी। बाकी ये देखो, ऐसे वाले प्रश्न तो बहुत सरल होते हैं, बहुत मजा आता है ऐसे वाले प्रश्नों को, है ना? यदि यूनिवर्सल को ये फला फला लिखा जाता है तो उसी कोड में कमर्शियल को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल एबीसीडी का कोड बिल्कुल याद रखें, 1 2 3 4 नंबर से बहुत मजा आएगा ऐसे वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, सी नंबर हमारा करेक्ट है ना? सी नंबर बिल्कुल हमारा करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित तर्क वाक्य पर विचार करना है ना? 21 में तर्क वाक्य पर विचार करना है कि देखो, मुख्य वाक्य दिया गया है कि कोई भी वर्ग आयताकार नहीं होता। गौड़ वाक्य है कि सभी आयत वृत्त होते हैं। तो निष्कर्ष है कि कुछ वृत्त वर्ग नहीं होते, ठीक है? एक बात याद रखना, आधार वाक्य पर ही निष्कर्ष निकलता है ना? ये चीज आप याद रखना, आधार वाक्य पर ही निष्कर्ष निकलता है। तो आधार वाक्य को बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है 21 का, 3 नंबर हमारा करेक्ट है।
EAO, हमारा EO बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये वाला मेथड यदि आपको आता है तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं, नहीं आता है तभी दिक्कत होगी, है ना। प्रश्न आता है कि शिक्षण की किन विधियों में ICT समर्थन निहित है। शिक्षण की किन विधियों में ICT समर्थन निहित है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है मूक्स, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मूक्स। बड़ा ही सरल सा प्रश्न था, है ना, बड़ा ही सरल सा प्रश्न था, मूक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे अगला प्रश्न आता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समान गुणक एलसीएम 144 है और उनका अधिकतम समान विभेदक GDC 2 है, यदि उनका योग 34 है तो ये संख्याएं कौन सी हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 4 नंबर करेक्ट है। देखो हमने कहा था ना मैथ हमारा सही नहीं है और हमने तुक्का ही लगाया था, डी नंबर या 4 नंबर देखो हमने तुक्का लगाया था फ्रेंड्स। तो ये देखो तुक्का हमारा यहाँ क्या हुआ था फ्रेंड्स, सही हो गया था। ईश्वर की बड़ी कृपा बरस रही थी उस समय, ईश्वर की भी काफी कृपा बरस रही थी मेरे ऊपर, है ना। आगे प्रश्न आता है कि एक उत्तम कक्षागत वार्ता किसे विकसित करने में सहायक होनी चाहिए। तो 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, 24 का हमारा जो करेक्ट आंसर है बता दूं, सी नंबर करेक्ट है, सारांश युक्त वाक्य। आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि अवबोध स्तर पर शिक्षण आयोजित करने हेतु मुख्य आवश्यकताएं क्या हैं। बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा, यहाँ से बहुत कुछ आज आप सीख जाएंगे, सीखने को मिल रहा है। 25 का हमारा करेक्ट आंसर बता दूं कि क्या होना चाहिए, तो इसको वीडियो को पॉज करना और इसको आप पढ़ लेना। 25 का हमारा 1 नंबर करेक्ट है, ठीक है, ADE हमारा करेक्ट है, 1 नंबर हमारा करेक्ट है। अब आप AD और E को देख लेना। प्रश्न क्या बनता है कि शिक्षण अवबोध स्तर पर शिक्षण आयोजित करने की मुख्य आवश्यकताएं बताना है ना। यदि आपने इसको पढ़ा है ना, अवबोध स्तर, विमर्शीय स्तर, है ना, चिंतन स्तर, इसको यदि पढ़ा है आपने तो बहुत बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। और ये वाला फ्रेंड्स पूछा ही जाता है, इससे प्रश्न एक बनता ही बनता है। अब मुझे थोड़ा सा बता देना कि क्या बताना भी है आपको कि इकाई 1 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इकाई 2 से कौन कौन टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2018, 19, 20, 21 है ना, 4 वर्ष से एनटीए के मैटर को फॉलो करना, एनटीए के सिलेबस को फॉलो करना। इंसान तो देखो कुछ सीख ही जाएगा, है ना, कुछ सीखेगा तभी तो सिखाएगा। थोड़ा सा जो अनुभव है मेरा वही मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, आप तक साझा कर रही हूँ। प्रश्न देखो इस बार क्या था कि DI नहीं आया था, ठीक है, DI नहीं आया था, DI के जैसा ही कुछ आया था। देखो यहाँ प्रश्न है, बड़ा आनंद लगा मुझे इस प्रश्न को सॉल्व करने में कि मान लीजिए 5 स्टेरो ABCDE ने 2400 लैपटॉप बेच दिया। ABCDE द्वारा बेचे गए लैपटॉप का प्रतिशत क्रम से 15%, 25%, 30%, 9% और 21% है ना। बड़ा सुंदर था, ये दिया हुआ था, यहाँ पर आपको सबको ऐड करके और उत्तर निकालना था, है ना। तो 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, 40% उत्तर निकाल करके भाग देना था। तो बड़ा आनंद आया मुझे इस प्रश्न को लगाने में। ये देखो यहाँ प्रश्न है, मैं चाहती हूँ कि इस बार भी DI ना ही आए, है ना, DI ना ही आए तो अच्छा है, यही वाले प्रश्न आ जाए इसी इसी पैटर्न के, तो हमारे सभी मित्र सही कर लेंगे, है ना। देखो यहाँ भी जोड़ने के लिए था कि AC और D स्टोर को मिलाकर बेचे गए लैपटॉप का औसत निकालना था, है ना। औसत का मतलब हम जानते हैं कि जोड़ ही होता है ना, तो औसत निकालना था सभी को करके। औसत का आप ये सूत्र आता है तो आप बड़े अच्छे से कर लेंगे। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, 4 नंबर करेक्ट है, आता आंसर है 432। आगे फिर यही वाला प्रश्न है, 28 का बता दूं, देख लेना वीडियो पॉज करके, यहाँ प्रश्न लिखा गया है। 28 का जो करेक्ट आंसर हमारा 2 नंबर करेक्ट है, 144 आता है। आप चाहें तो आप मिलान कर सकते हैं, आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके, है ना, प्रश्न आपके सामने है। आगे फिर देख लेती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो फ्रेंड्स, ज्यादा बड़ी ना हो ताकि हम अपनी बात रख सकूं। इसको भी आप देख लेना, इसका करेक्ट आंसर आप देख लेना क्या होना चाहिए। 29 का जो करेक्ट आंसर है हमारा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है ना, 5:3 इसका करेक्ट आंसर आता है। आगे देख लेते हैं, आगे फिर ये प्रश्न आ गया देखो हमारे पास 30 नंबर का। और प्रश्न बना था ये देखो इस तरह, पाई चार्ट में दर्शाया गया है, लेकिन एफ द्वारा, है ना। क्या प्रश्न था कि ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या था। तो इसको हमने क्या किया, तुक्का मारा, है ना, तुक्का भी काम कर रहा था मेरा, तुक्का भी। इसका 30 नंबर का 2 नंबर होना चाहिए था, 2 नंबर एनटीए का जो उत्तर था, मेरा तुक्का भी काम कर रहा था। ये देखो मैथ मेरी कमजोर है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैथ मेरी कमजोर है ना मित्रों, पहले ही कहा है मैथ कमजोर है, यहाँ पे तुक्का भी मेरा काम कर रहा था, यानी पहले ही कहा है कि ईश्वर की कृपा बरस रही थी। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना, मेहनत करने वालों पर भी ईश्वर की कृपा ही बरसती है। जलवायु परिवर्तन का निम्नलिखित में से में
निम्नलिखित पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है ना। ये किसका प्रश्न है? हम आ गए कौन से प्रश्न पर? पर्यावरण, है ना। इन्वायरमेंट वाला प्रश्न आ गया, इकाई 9, है ना, इकाई 9 आ गया हमारे पास। तो प्रश्न देखो ये बनता है कि जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, तटीय क्षेत्र का क्षरण। प्रश्न क्या है कि जलवायु परिवर्तन का गंभीर प्रभाव पड़ सकता है किस किस पर, है ना। तो 31 का जो हमारा करेक्ट उत्तर है, ए नंबर करेक्ट है, ए बी सी पर, ठीक है, ए बी सी पर देख लेना, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और तटीय क्षरण पर, ठीक है, यहाँ पर जलवायु का प्रभाव पड़ सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर है, एक नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे फिर देखते हैं, फिर अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि अधिकतम महाविद्यालय घनत्व अर्थात 18 से 23 वर्ष की आयु समूह में अहम प्रति 1 लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है कर्नाटका, है ना। कर्नाटक हमारा सही है, 2 नंबर, 2 नंबर बिल्कुल हमारा 32 का करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, आगे फिर हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन दशमलव, ये वाला तो देखो मुझे बहुत बहुत आनंद आता है, ये वाला मुझे बहुत आनंद आता है फ्रेंड्स, ये वाले प्रश्न लगाने में। ये तो अभी देखो यहाँ पर मैं ऐसे बता रही हूँ, 16 दूना 32, ठीक है, 17 दूना 34, है ना, 17 होना चाहिए, 17 दूना 34 आया और एक बचा, तो इसको इधर ऐसे करके रखते चले जाते हैं। ये तो देख लेना, जिनका भी कंप्यूटर तेज है उनका सही बिल्कुल आंसर आएगा। ये मेरा बिल्कुल करेक्ट हुआ था। और इसका जो 33 का हमारा राइट आंसर है वो 3 नंबर करेक्ट है, 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है ना। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर बनता है कि संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए 2 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसका हमें करेक्ट आंसर लगाना है 34 का, तो 3 नंबर करेक्ट है, द्विभाजक, है ना, द्विभाजक, 2 संख्याओं की बात हो रही है, द्विभाजक हमारा करेक्ट उत्तर है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि भूस्खलन की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तो क्या इसका उत्तर बताओगे आप मुझे? 35 का उत्तर बताने के लिए तैयार हो? यदि पर्यावरण सही है तो बता देना। 35 का हमारा सभी लोग बताएंगे कि भूस्खलन की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है ना, मैंने कहा था वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो परीक्षा के समय पछताना पड़ेगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर सभी लोग देंगे, 35 का सभी का जवाब दूंगी मैं। बाकी आगे देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समझौते में पहली बार प्रारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है 36 का हमारा बी नंबर करेक्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, 2 नंबर हमारा करेक्ट उत्तर है। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारे पास आता है कि वर्तमान में जून 2019 भारत की कुल संस्थापित इलेक्ट्रिक विद्युत क्षमता में बृहत जल विद्युत परियोजनाओं के सहित नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का योगदान क्या है? ये PYQ है, ठीक है, ये PYQ है, ये भी पूछा जा चुका प्रश्न है। तो 37 का हमारा करेक्ट आंसर, 1 नंबर करेक्ट है, 35%। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न बनता है कि बैंकिंग प्रणाली में ATM का हमें अर्थ बताना है। ATM का अर्थ क्या है? तो 38 का जो हमारा करेक्ट है, सी नंबर करेक्ट है, यानी 3 नंबर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न आता है कि शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक फोटो में केमिकल धूम धूम कोहरा की विद्यमानता के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? 39 का हमारा जो है वो दूसरा नंबर करेक्ट आंसर है, ABCE बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ABCE, है ना, ABC और ई हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये PYQ है, माफ करना, PYQ है ना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो ये प्रश्न पूछा गया था, 10% ऐसे प्रश्न थे जो बिल्कुल हूबहू लिए गए थे, प्रश्न थोड़े से चेंज थे, बिल्कुल प्रश्न रिपीट होते हैं PYQ। तो ये भी आपने सीखा है आज, है ना। यहाँ पर हमारा 39 का दूसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ठीक है, 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि सैटेलाइट संचार निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कार्य करता है ना। अब लग तो रहा कि इसका भी आपसे पूछ लिया जाए, लग तो यही रहा कि आपसे पूछ लिया जाए इसका भी उत्तर, पर चलो कोई बात नहीं, 40 का बता दूं, हमारा 4 नंबर करेक्ट है, ट्रांसपाउडर, ठीक है, ट्रांसपाउडर हमारा करेक्ट आंसर है, 4 नंबर। आगे फिर प्रश्न आता है कि सामुदायिक महाविद्यालय की अवधारणा निम्नलिखित में से किनको सुनिश्चित करती है ना। 41 का जो हमारा करेक्ट आंसर बताना चाहूंगी, करेक्ट आंसर हमारा 1 नंबर ही सही है, ABC, ठीक है, ABC हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना कि सामुदायिक महाविद्यालय की अवधारणा निम्नलिखित में से किनको सुनिश्चित करती है? तो जीवन कौशल में संलिप्तता, उच्च शिक्षा प्रणाली में पार्श्विक प्रवेश और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक अवसर ना, ये हमारा करेक्ट उत्तर है। तो ABC देख लेना, हमारा करेक्ट उत्तर है, 1 नंबर।
आगे फिर प्रश्न आता है कि आईटी अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो 42 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, 3 नंबर करेक्ट है यह, ठीक है, 66F हमारा करेक्ट उत्तर है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न बनता है कि उच्च शिक्षा से संबंधित 10वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया? तो 43 का जो करेक्ट आंसर है, 1 नंबर हमारा करेक्ट है, अंतरराष्ट्रीयकरण। फिर अगला प्रश्न आता है कि हीफा का, देखो हीफा का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो देखो हीरा नहीं पूछा है, हीरा भी पूछता है यहाँ, तो हीफा पूछ लिया है। 44 का जो है करेक्ट है, 2 नंबर हमारा करेक्ट है, हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी है ना, फाइनेंस एजेंसी हायर एजुकेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं, प्रश्न है कि यूजीसी केयर की स्थापना निम्नलिखित में से किन पहलुओं को प्रोत्साहित करने के लिए की गई? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, बताना चाहूंगी, इसका करेक्ट आंसर हमारा 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ABC लगा लेना, गुणवत्ता परक शोध, अकादमिक सत्यनिष्ठा, प्रकाशन जन्य नैतिकता, है ना। ये देखो 45 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से आ गया क्या, रीडिंग कंप्रीहेंशन को बताना, क्या सॉल्व करें कि कल सॉल्व करें, बड़ा ही कठिन था, बड़ा कठिन कंप्रीहेंशन था। ना कहें कि बड़े ही जो महारथी हों, जिनकी तर्क शक्ति बड़ी तेज हो, तो उन्होंने बिल्कुल 5 में से 4 या 3 किए हों, बाकी 5 में से 5 तो इसका किसी का सही नहीं हुआ होगा, ठीक है, किसी का सही नहीं हुआ होगा। अब बता दूं कि इसको बताओ करवाना है कि नहीं करवाना है ना। अब तो देखो यार ज्यादा टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, 31 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसको कल करते हैं, है ना, इसको कल करते हैं। आज हमने देखो इतने प्रश्न कर लिए। अब आपने क्या सीखा वीडियो के माध्यम से, मेरे लाइक और कमेंट के माध्यम से आप बिल्कुल जरूर शेयर करें, अपनी बात को साझा करें, लोगों को बोले, जोड़े मेरे चैनल से, कि जो मेरी मेहनत है वो दूर दूर तक पहुंचे, जिनके पास संसाधन नहीं है पढ़ने के लिए, या जिनको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, ताकि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।